यह युद्ध 10 मिनट से भी कम समय तक चला। इसी समय युद्ध समाप्त हो गया। लगभग 1 दर्जन सेनाओं में से आधे से ज्यादा लोग मारे गए। केवल लगभग 2000 ने आत्मसमर्पण किया और कुछ ही लोग अपने अपने तरीकों से बच निकले। आखिरकार लोग बहुत ज्यादा थे। अगर फीनिक्स संप्रदाय सचमुच उन सभी को मारना चाहता तो ऐसा आसानी से करना नामुमकिन होता। इन 2000 लोगों के जुड़ने और साधना अस्थि के माध्यम से देव के संपर्क में आने से फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों की मायावी शक्ति तुरंत बढ़ गई। इसी समय फीनिक्स संप्रदाय के सभी 1000 लोगों की मायावी शक्ति पूरी तरह से ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर तक पहुंच गई। जहां तक 82 संत शीप दिव्य रक्षकों की बात है, वे सभी ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर को तोड़कर छद्म सम्राट क्षेत्र प्रारंभिक चरण के करीब के स्तर पर पहुंच गए। और यहां देव उसकी मायावी शक्ति छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से सीधे छद्म सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई। यहां तक कि लगभग 2000 लोगों ने भी, जिन्होंने समर्पण किया था, अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस की। उनमें से कम आधे ड्रैगन कोर क्षेत्र में थे, लेकिन उसी क्षण ये सभी ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक ड्रैगन देव क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जो पहले से ही ड्रैगन देव क्षेत्र में थे, उनकी साधना भी बढ़ गई। उनमें से कम 300 लोग ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर स्तर तक पहुंच गए। दूसरे शब्दों में, फीनिक्स संप्रदाय की वर्तमान शक्ति केवल ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर से ऊपर के लोगों को गिनकर पूरे 1300 लोगों की थी और शेष 1700 लोग सभी ड्रैगन देव क्षेत्र में थे। हालांकि इस मायावी शक्ति में कोई क्यूई नहीं थी और इसे केवल स्वयं ही महसूस किया जा सकता था, इसलिए दूसरों को इसका आभास नहीं हुआ। उफ! अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस करते हुए केतन ने एक गहरी सांस ली। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि वर्तमान फीनिक्स संप्रदाय अपनी अपार शक्ति के साथ किसी भी अन्य शक्ति, यहां तक कि किसी महासंप्रदाय से भी कम शक्तिशाली नहीं है। शायद फीनिक्स संप्रदाय के लिए केवल वन ब्लेड पैलेस और डेमन डोमेन ही खतरा पैदा कर सकते थे। हालांकि डेमन डोमेन का फीनिक्स संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था और वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स संप्रदाय के बीच का रिश्ता बेहद मजबूत था, इसलिए फीनिक्स संप्रदाय को रोकने वाली कोई ताकत नहीं बची थी। अरे निम्नस्तरीय संप्रदायों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रोहन ने दांत पीस लिए और हेमंत और अन्य लोग भी उदास और कुछ हद तक बदसूरत लग रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फीनिक्स संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा। 1000 लोग लगभग 10,000 लोगों से लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर दिया और अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। फीनिक्स संप्रदाय की तुलना में उन्हें इन ताकतों से ज्यादा नफरत थी जिन्होंने उनके आदेशों की अवहेलना करने और फीनिक्स संप्रदाय के सामने आत्मसमर्पण करने का साहस किया। धमाका! ठीक इसी समय चिराग से एक और अद्भुत आभा फूट पड़ी। यह आभा ड्रैगन गॉड दायरे के अंतिम चरण के शिखर की थी। एक और सफलता। लगातार ड्रैगन गॉड दायरे के अंतिम चरण में प्रवेश और फिर ड्रैगन गॉड दायरे के अंतिम चरण के शिखर तक। क्या बात है, क्या यह इंसान भी है? ये दोनों दायरे, अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं, तो इसे हासिल करने में कम से कम कई दशक या 100 साल भी लग जाते। अनगिनत संसाधनों से युक्त एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए भी इसमें लगभग 10 साल लगेंगे, लेकिन यहाँ चिराग को केवल 10 मिनट लगे। अगर सचमुच कोई दुष्परिणाम नहीं है, तो चिराग को ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। चिराग की दूसरी सफलता के बारे में तरह तरह की चर्चाएं फैल गईं। सभी की निगाहें अविश्वास से उस पर टिकी थीं। 10 मिनट ड्रैगन गॉड दायरे के मध्य चरण से ड्रैगन गॉड दायरे के अंतिम चरण के शिखर तक। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता, तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता।
और इन सबकी निगाहों के नीचे चिराग, जो पालथी मारकर बैठा था, अब हत्या नहीं कर रहा था, बल्कि फीनिक्स संप्रदाय द्वारा मारे गए लोगों के भौतिक शरीरों और आदिम आत्माओं को खा रहा था, अब अपनी आंखें खोलकर खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आकृति टिमटिमा उठी और वह देव के पास पहुंच गया। मुझे ड्रैगन गॉड लोक शिखर के आसपास 10 और आदिम आत्माएं दे दो और मैं ड्रैगन गॉड लोक शिखर तक पहुंच सकता हूं, चिराग ने कहा। अपनी मुट्ठियां भींची और झुककर कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि संप्रदाय गुरु इतना कुछ क्यों जानते हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर। ऐसी दयालुता का बदला चुकाना मुश्किल है। अब से मैं, चिराग, फीनिक्स संप्रदाय के व्यक्ति के रूप में जीऊंगा और फीनिक्स संप्रदाय के भूत के रूप में मरूंगा। अगर मैं विश्वासघात करूं तो मुझ पर बिजली गिर जाए। अगर मैं दोबारा सोचूं तो मेरी मौत भयानक हो। ठीक है। देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे तुमसे इन प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हमेशा से ही फीकी और शक्तिहीन रही हैं, और साथ ही अलौकिक भी। मैंने तुम्हारी सील खोलने में मदद करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। भविष्य में तुम चाहे जो भी बनो, कम से कम तुमने मुझे इस समय निराश तो नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी मुझे निराश नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं, चिराग ने दृढ़ता से कहा। यह अच्छी बात है। देव की नजर 100 बड़े कुओं की ओर गई। चूंकि तुम अभी भी 10 ड्रैगन गॉड रियल्म पीक प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 दूंगा। फुस। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसका शरीर तुरंत टिमटिमाया और सीधे उन 10 बड़े कुओं की ओर बढ़ गया। फीनिक्स संप्रदाय के लोग तुरंत बाहर भागे, साथ ही उन 2000 लोगों ने भी जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण कर दिया था, और साथ ही केतन, रेनफॉरेस्ट संप्रदाय और वांग परिवार भी। वे सभी तेज हवा की आवाज के साथ देव के पीछे पीछे चल पड़े। इससे पहले केतन के लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए रोहन और बाकी लोगों ने उन्हें नहीं देखा था। अब उन्हें सचमुच उनके पीछे आते देखकर रोहन ने लगभग सहज भाव से कहा, केतन, तुम अभी भी जिंदा हो? तुम मुझे मरते देखना चाहते हो? केतन की आंखें ठंडी हो गईं। रोहन चौंका, फिर प्रतिक्रिया दी। उदास भाव से वह चिल्लाया, केतन, इसका क्या मतलब है? क्या तुम भी जेड वॉयड पैलेस को धोखा देकर फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो गए हो? ये शब्द स्पष्ट रूप से केतन के लिए नहीं, बल्कि जेड वॉयड पैलेस के लोगों के लिए थे, जिनमें कलह फैलाने की तीखी गंध थी। और जेड वॉयड पैलेस के लोगों ने ये शब्द सुनकर सचमुच भौहें चढ़ा लीं। और उनमें से कई ने केतन को अरुचिकर भाव से देखा। केतन ने इन लोगों को पहचान लिया, वे सभी रोहन के पक्ष में थे। मैंने विश्वासघात नहीं किया है, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो मुझे डर है कि तुम भी यही चुनाव करते, केतन ने कहा। बकवास। रोहन ने सीधे तौर पर इस ढोंग को तोड़ दिया, हमारे जेड शून्य महल के लोग झुकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। महल के भीतर यही शिक्षा है। क्या तुम्हें पूर्वजों की शिक्षाओं की भी परवाह नहीं है? केतन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव कुछ भद्दे थे। यह रोहन हमेशा जेड शून्य महल का इस्तेमाल उस पर दबाव बनाने के लिए करता था, खासकर इतने सारे लोगों के सामने। अगर वह जरा भी गलत कहता तो वह रोहन के जाल में फंस जाता। तुम्हें रोहन कहते हैं, है ना? ठीक इसी समय देव की आकृति शून्य क्षेत्र से उतरी और सीधे जेड शून्य महल की ओर बढ़ी। क्या तुम जेड शून्य महल के नेता हो? देव ने फिर पूछा। रोहन ने एक पल सोचा, फिर कहा, असल में नेता केतन था, लेकिन उसने पहले ही विश्वासघात कर दिया है। तो अब मैं, रोहन, जेड शून्य महल का नेता हूं। यह अच्छी बात है। देव जमीन पर उतरा और फीनिक्स संप्रदाय के लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए।
मुझे तुम्हारे Z0 महल के ये बड़े कुएं चाहिए। देव के मुंह से धीमे शब्द निकले। तुमने क्या कहा? रोहन दंग रह गया। सो बलियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितना अहंकारी! तुम अपनी औकात भी नहीं समझते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जेड वॉयड पैलेस से सिर्फ इसलिए मुकाबला कर सकते हो क्योंकि तुमने कुछ निम्नस्तरीय संप्रदायों को हरा दिया है? यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जेड वॉयड पैलेस के कई चेहरे भी इस समय दहाड़ रहे थे। सो बलियाओ, फिर से कहो, रोहन ने उदास होकर कहा। जेड वॉयड पैलेस एक सुपर संप्रदाय था जिसकी पूजा और नमन कई निम्नस्तरीय संप्रदाय करते थे। वे ऊंचे थे, गहरी जड़ें जमाए हुए थे और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देव उन्हें उकसाने की हिम्मत करेगा। इस समय वहां न केवल जेड वॉयड पैलेस के 1000 लोग थे, बल्कि जेड वॉयड पैलेस के अंतर्गत कई संबद्ध संप्रदाय भी थे, जिनमें कई प्रथम श्रेणी के संप्रदाय और द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय शामिल थे। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संप्रदाय अनगिनत थे। सिर्फ इस बड़े कुएं पर ही लोगों की संख्या हजारों में थी। मध्यम और छोटे कुओं पर रहने वालों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा यहाँ मौजूद हजारों लोग उन दर्जन भर सेनाओं के हजारों लोग नहीं थे, उनकी ताकत कहीं ज्यादा थी। संख्या के लिहाज से वे फीनिक्स संप्रदाय से कई गुना ज्यादा थे और ताकत के मामले में उनके हिसाब से वे फीनिक्स संप्रदाय को लगातार कुचल सकते थे। मैंने तुमसे कहा था ना, फिर से कहो, रोहन अचानक गरजा। देव के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए और उसका शरीर अचानक बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी मायावी शक्ति छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के शिखर पर थी, छद्म सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर। इस समय उसकी गति इतनी तेज थी कि वह लगभग तुरंत ही रोहन से कुछ मीटर की दूरी पर पहुंच गया। रोहन का चेहरा बदल गया। उसने साफ तौर पर देव की गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं की थी। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा। उसके आसपास के लोगों के दिल भी जोर से धड़क रहे थे, लेकिन वे सभी ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर थे, खास तौर पर रोहन की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सीधे देव पर हमला कर दिया। लेकिन इसी समय देव ने ठंडी सांस ली और सीधे स्वर्गीय ड्रैगन 9 सीढ़ियों का पहला चरण छोड़ दिया। उसकी प्रतिमूर्ति वहीं रही। Z0 महल के कई ड्रैगन देव क्षेत्र शिखरों से टकराई, जबकि उसका असली शरीर सीधे रोहन के सामने आ गया। रोहन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी साधना देव से कहीं कमतर थी। जब तक एक ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जोर से ऊपर नहीं उठाया, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि देव पहले ही उसके सामने आ चुका है। मैंने कहा था, मुझे तुम्हारे Z0 महल का बड़ा कुआं चाहिए। देव ने रोहन को थाम लिया, जो सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था और जिसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी नजर रोहन से मिली और उसने ठंडे और शांत स्वर में कहा, अगर मैं इसे दोबारा भी कहूं तो क्या क्या तुम कर सकते हो? तुम। रोहन बोलने ही वाला था कि देव ने उसकी पकड़ मजबूत कर दी और रोहन तुरंत जोर से खांसने लगा। युवा गुरु को छोड़ दो। सो बलियाओ, अब पीछे हटने में देर नहीं हुई है, वरना फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग मर जाएंगे। देव, क्या तुम मेरे Z0 महल को अपमानित करने के परिणाम जानते हो? ड्रैगन देव क्षेत्र के वे सभी शिखर बोल पड़े। वे पहले से ही जानते थे कि उन्होंने जिस पर प्रहार किया था वह देव की एक प्रतिमूर्ति मात्र थी, और असली देव ने पहले ही रोहन को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था और किसी भी क्षण उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर रहा था। यह दृश्य बाकी सभी ने भी देखा। बिना किसी अपवाद के वे ठंडी हवा में हाँफने लगे, उनके चेहरे सदमे से भर गए। यह जानना जरूरी है कि केतन के विश्वासघात के साथ
फीनिक्स संप्रदाय के अस्थायी नेता के रूप में रोहन यहाँ उपस्थित Z0 महल के सभी लोगों में सर्वोच्च स्थान रखता था। Z0 महल में उसके लिए सुरक्षा की परतें थीं, जिनमें अकेले 10 से ज्यादा ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर थे। फिर भी देव तुरंत रोहन के सामने प्रकट हुई, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे जोर से उठा लिया। यह सचमुच पुरानी कहावत जैसा था, हजारों के बीच दुश्मन सेनापति का सिर काटना सेना। युद्ध देवता संप्रदाय के धीमन, हेमंत और नारंग और अन्य लोगों ने तुरंत रोहन को अपना ही प्रतिरूप मान लिया। वे जल्दी से पीछे हट गए और गुप्त रूप से कई सुरक्षा केंद्र बनाने के आदेश दिए। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि देव के लिए उन्हें उतनी आसानी से पकड़ना नामुमकिन होगा जितनी आसानी से उसने रोहन को पकड़ा था, तभी उन्होंने राहत की सांस ली। Z0 पैलेस के सभी बड़े कुएं मेरे फीनिक्स संप्रदाय के हैं। क्या कोई असहमत है? देव ने शांति से कहा। किसी ने मना नहीं किया, लेकिन कोई सहमत भी नहीं हुआ। Z0 पैलेस के लोग स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होना चाहते थे। अगर इस समय रोहन के जीवन और मृत्यु पर देव का नियंत्रण न होता, तो वे शायद फीनिक्स संप्रदाय के साथ युद्ध शुरू कर चुके होते। उन्हें दे दो। खामोश माहौल में केतन अचानक बोला, मैंने विश्वासघात नहीं किया है, लेकिन मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं। Z0 पैलेस के सभी बड़े कुएं उन्हें सौंप दो। यह कैसे संभव है? केतन, ये बड़े कुएं कितने महत्वपूर्ण हैं? तुम यह जानते हो तो ऐसा कहने का तुम्हारा क्या इरादा है? युवा मास्टर रोहन अभी भी सुबलियाओं के कब्जे में हैं, फिर भी आप फीनिक्स संप्रदाय का साथ दे रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप एक कृतघ्न दुष्ट हैं। सब लोग चुप रहो। केतन की आंखें ठंडी हो गईं और वह दहाड़ते हुए बोला, इस बार मैं Z0 पैलेस का नेता हूं। मेरा सार रक्त सुबलियाओं ने ले लिया था, इसलिए मैं फीनिक्स संप्रदाय का साथ दे रहा हूं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैंने विश्वासघात नहीं किया है, इसलिए मैं अभी भी Z0 पैलेस का नेता हूं। क्या तुम सब सोचते हो कि मैं मरने के लिए अभिशप्त हूं? इसलिए तुम मुझसे ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, यहां से जाने के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। केतन, विश्वासघात तो विश्वासघात है, अपने लिए इतने बहाने मत बनाओ। इस मौके का फायदा उठाते हुए रोहन ने व्यंग्य किया, मेरा Z0 महल इन बड़े कुओं के मुखों को बिल्कुल नहीं सौंपेगा। सुबलियाओं, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की है तो करो और करो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अगर मेरे Z0 महल को यह पता चल गया तो तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय का भला नहीं होगा। धमाका। उसकी बात पूरी होने से पहले ही देव के हाथ ने अचानक जोर लगाया और रोहन की गर्दन को तब तक मरोड़ा जब तक वह टूट नहीं गई। धमाका। उसका भौतिक शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गया और रोहन की आदिम आत्मा उसके भीतर से निकल गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, भयानक क्रोध और घृणा से भर गईं, और वह चीखा, कमीने, तुमने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत की। फुफकार। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शून्य लोक के ऊपर से एक विशाल, मानो बहुत पहले से तैयार किया गया हाथ नीचे उतरा और रोहन की आदि आत्मा को जकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक बड़ा मुंह प्रकट हुआ, जो वास्तव में चिराग की भक्षक दानव छाया थी। मुझे बचाओ। रोहन का चेहरा अचानक बदल गया और वह पीड़ा से चीख पड़ा। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि इस भक्षक दानव छाया द्वारा भक्षण किए जाने का परिणाम क्या होता है, शरीर और आत्मा दोनों का पूर्ण विनाश बिना पुनर्जन्म के। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। तुरंत Z0 महल के शक्तिशाली साधक हाथ हिलाते हुए रोहन को बचाने की कोशिश करते हुए बाहर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया,
शून्य लोक के बीच में एक आश्चर्यजनक बिजली का पर्दा प्रकट हुआ। इस पर्दे से बिजली की धारियां गिरीं। जेड शून्य महल के इन साधकों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे तुरंत बचाव में लग गए। रोहन की आदिम आत्मा, वे असहाय होकर केवल देख सकते थे। हताश चीखों की एक श्रृंखला के बीच उसे भक्षक दानव छाया ने पूरी तरह निगल लिया। रोहन मर गया। वह यूं ही मर गया। वह सचमुच मर गया। वह जेड वॉयड पैलेस का नेता था। जेड वॉयड पैलेस के इतने सारे लोग होने के बावजूद वे उसकी रक्षा नहीं कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि मौजूदा फीनिक्स संप्रदाय पहले से ही जेड वॉयड पैलेस से मुकाबला कर सकता है? यह कैसे संभव है? फीनिक्स संप्रदाय की ताकत को एक तरफ रखते हुए सिर्फ सुबलियाओं को देखें तो उसकी मायावी शक्ति शायद सभी ड्रैगन गॉड रियल्म पीक विशेषज्ञों को नीचा दिखाने के लिए काफी है। जब उसने अभी अभी अपनी चाल चली तो जेड वॉयड पैलेस के इतने सारे शक्तिशाली लोग उसे रोक नहीं पाए। जेड वॉयड पैलेस रोहन को बचाना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक दिया। रोहन की मृत्यु देखकर एक बार फिर तरह तरह के हंगामे भड़क उठे। पूरे युद्ध क्षेत्र की लय मानो हमेशा से ही फीनिक्स संप्रदाय के हाथों में रही हो। हालांकि जेड वॉयड पैलेस एक सुपर संप्रदाय था, फिर भी देव ने कोई डर नहीं दिखाया। हजारों फीनिक्स सदस्यों को देखकर उनसे निकलने वाले किलिंग इंटेंट से साफ तौर पर गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जेड वॉयड पैलेस को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, न पहले, न अब और न ही भविष्य में। तुमने सचमुच यंग मास्टर रोहन को मार डाला। मेरे जेड वॉयड पैलेस के नेता को मार डाला। जेड वॉयड पैलेस का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह ड्रैगन गॉड रियलम पीक का विशेषज्ञ था। उसने पहले 2 कोशिशें की थीं, एक देव को रोकने में नाकाम रहा और दूसरा रोहन को बचाने में। उनके जेड वॉयड पैलेस के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था, अनगिनत लोगों के सामने मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने के बराबर। वे इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? खासकर अब जब रोहन मर चुका था, जेड वॉयड पैलेस को अब कोई हिचक नहीं थी। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें लाल हो गईं और वह तुरंत दहाड़ा, जेड वॉयड पैलेस, सब लोग हमला करो। अभी विस्फोट की चिंता मत करो, बस फीनिक्स संप्रदाय को मार डालो। फुसफुस फुसफुस। जेड वॉयड पैलेस के लोग पहले से ही गुस्से में थे। बिना एक शब्द कहे वे सीधे फीनिक्स संप्रदाय की ओर बढ़ गए। फीनिक्स संप्रदाय, हटो। देव ने शून्य क्षेत्र की ओर ठंडी नजरों से देखा और साथ ही कहा, संत शीतल दिव्य रक्षक, मुख्य आक्रमण। तारों से भरे आकाश दिव्य रक्षक, सहायता करो। नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक, जादूगरों की रक्षा करो। उज्ज्वल चंद्रमा दिव्य रक्षक, जादुई क्रिस्टल तोपों को तैनात करो। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक, अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग निम्नस्तरीय निषिद्ध मंत्रक उग्र दानव का प्रकोप को मुक्त करने के लिए करो। उसकी बोलने की गति बेहद तेज थी और फीनिक्स संप्रदाय की गतिविधियां उससे भी तेज थीं। देव के अपनी तैयारी पूरी करते ही उन्होंने देव के निर्देशों के अनुसार सब कुछ तैयार कर लिया था। संत शीत दिव्य रक्षक दल के 82 सदस्य ठंडी खर्राटों के साथ बाहर निकल आए। 700 से ज्यादा की संख्या वाले तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक दल उड़ती तलवारों पर चढ़ गए। संत शीत दिव्य रक्षक दल के दोनों ओर सहायता करते हुए तेज तलवारों की तरह सीधे आकाश में उड़ते हुए। नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक दल पलक झपकते ही बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक दल के पास पहुंच गया। उज्ज्वल चंद्रमा दिव्य रक्षक दल ने मंत्र पढ़े और याओ जानवरों की आकृतियां बुलाई गईं। उन्हें अन्य दिव्य रक्षकों से सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, ये याओ जानवर ही पर्याप्त थे। याओ जानवरों को बुलाते समय ईशान ने 10 जादुई क्रिस्टल तोपें, साथ ही देव द्वारा पहले दिए गए अरबों आत्मा रत्न भी निकाल लिए।
इनमें से लगभग आधे आत्मा रत्न पिछले युद्ध के दौरान खाए जा चुके थे। 5 महान गुटों के साथ युद्ध। अब जब उन्हें बिना एक शब्द कहे बाहर निकाला गया तो प्रत्येक जादुई क्रिस्टल तोप ने सीधे 10 करोड़ स्पिरिट स्टोन खा लिए। जहां तक बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों की बात है, वे हिले नहीं। उन्होंने केवल मंत्र पढ़े, उनके जादुई तत्व तेजी से उनके शरीर से निकल रहे थे, फिर दानव क्रिस्टल स्टोन से भर गए। यह चक्र चलता रहा, लगभग सभी ने लगभग 100 दानव क्रिस्टल स्टोन खा लिए। उनके सिर के ऊपर जादुई तत्वों ने एक भयानक तूफान बना दिया था। उस तूफान ने आकाश और धरती को ढक लिया था, लगभग बड़े कुएं के आधे हिस्से को घेर लिया था, मानो कोई आने वाला तूफान हो। इस तूफान के नीचे एक विशाल भंवर संघनित हुआ और उस भंवर से एक पैर धीरे धीरे बाहर निकला। हिस हिस। इस पैर का आकार बहुत ही भयानक था, 500 झांग से भी ज्यादा ऊंचा, पूरी तरह से आग जैसा लाल, एक पारदर्शी क्रिस्टल की तरह। जब यह प्रकट हुआ तो अंतरिक्ष से तुरंत फुफकारने की आवाजें निकलने लगीं। अत्यधिक उच्च तापमान ज्वालामुखी विस्फोट जैसा था, जिससे पसीना आ रहा था, नीचे अनगिनत लोगों के माथे से रिस रहा था। यह अत्यधिक तापमान के कारण था। अगर यह अत्यधिक तापमान प्राचीन युद्ध क्षेत्र में न होकर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर होता तो यह शून्य क्षेत्र को पहले ही जलाकर राख कर देता। यह क्या है? कई लोगों ने ऊपर देखा और जेड शून्य महल के सदस्यों के हाव भाव भी अचानक बदल गए। वे कुछ भयभीत महसूस कर रहे थे। उनकी निगाहों में एक और पैर भी भंवर से बाहर निकला। दोनों पैर एक साथ प्रकट हुए, दोनों 500 झांग से भी ज्यादा ऊंचे, बादलों में सीधे खड़े हुए प्रतीत हो रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। अग्नि दानव प्रकट हो। इस समय बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक दल के कई सदस्य एक साथ बोले, उनकी आवाजें तूफान की तरह सबके दिलों में गूंज रही थीं। फाड़ दो। जैसे ही उनकी आवाजें गिरी, विशाल ज्वाला भंवर ने 2 भुजाएं फैला दीं। इन दोनों भुजाओं ने एक तेज आवाज के साथ भंवर को चीर दिया और फिर एक विशाल आकृति पूरी तरह प्रकट हुई। यह 1000 झांग ऊंचा था, आग की लपटों से घिरा हुआ, मानो कोई दैत्य आकाश और धरती को ढक रहा हो। यह बिल्कुल निम्नस्तरीय अग्नितत्व निषिद्ध मंत्र था, अग्नि दानव का प्रकोप। फीनिक्स संप्रदाय के वर्तमान जादूगरों के साथ कोई भी व्यक्तिगत रूप से निषिद्ध मंत्र नहीं डाल सकता था, यहाँ तक कि देव भी नहीं। अगर वह इसे डाल भी देता तो ऐसा नहीं था कि देव नहीं डाल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ज्यादा जीवन काल की आवश्यकता होती। और बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के लिए, हालांकि वे सभी अग्नितत्व जादूगर नहीं थे, अग्नि दानव के प्रकोप के लिए अग्नितत्व जादुई तत्वों की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में कई निम्नस्तरीय निषिद्ध मंत्रों में से अग्नि दानव का प्रकोप सबसे कमजोर मंत्रों में से एक है, क्योंकि अग्निदानव का क्रोध किसी भी जादुई तत्व से जा सकता है। परिणामस्वरूप जादुई तत्वों के अत्यधिक मिश्रण के कारण इसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है। हालांकि दोनों निम्नस्तरीय निषिद्ध मंत्र हैं, एक शुद्ध अग्नितत्व जादुई निषिद्ध मंत्र अग्निदानव के क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। चूंकि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की मायावी शक्ति बढ़ी हुई थी और वे फीनिक्स संप्रदाय में उत्कृष्ट थे, इसलिए देव उन्हें साथ ले आए। इसलिए थोड़े प्रयास से वे अग्निदानव का क्रोध जाप करने में सक्षम हो गए। यह एकमात्र निषिद्ध मंत्र भी था जो फीनिक्स संप्रदाय वर्तमान में किया जा सकता था। हालांकि अग्निदानव के क्रोध की शक्ति कई निम्नस्तरीय निषिद्ध मंत्रों में कम है, फिर भी यह एक निषिद्ध मंत्र है। किसी भी जादू को जिसे निषिद्ध मंत्र कहा जा सकता है, उसमें जबरदस्त शक्ति होनी चाहिए। जब विशाल अग्निदानव आकृति पुनः प्रकट हुई तो उसने अपना सिर उठाया और एक जोरदार गर्जना की जो सभी के कानों में हजारों गड़गड़ाहटों की तरह गूंजी, जिससे अनगिनत लोग अस्थायी रूप से बहरे हो गए। यह क्या चीज है?
एक ही गर्जना से मेरी साधना रुक सी जाती है। मैं इस आकृति से निकलने वाले दबाव को महसूस कर सकता हूं। यह अत्यंत शक्तिशाली है। विशाल अग्नि दानव आकृति को देखकर लगभग सभी ने गहरी सांस ली। क्रोध। जैसे ही बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक का दिव्य विचार प्रसारित हुआ, अग्नि दानव आकृति ने अचानक एक शब्द उगल दिया और उसकी विशाल हथेली Z0 महल के लोगों की ओर नीचे गिर पड़ी। धमाका। इस क्षण एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। फ्लेम डेमन की हथेली का प्रहार देखकर जेड वॉयड पैलेस के सभी लोगों का रंग बदल गया, यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड रियल्म पीक पर मौजूद लोगों का भी, और वे तुरंत पीछे हटना चाहते थे। लेकिन इसी क्षण फ्लेम डेमन की हथेली अचानक फैल गई और जेड वॉयड पैलेस के लोगों को लगभग पूरी तरह से ढक लिया। तूफान की तरह यह भयानक विनाशकारी शक्ति लेकर आई और जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ी। इसके पास पहुंचने से पहले ही इस भयानक गर्मी ने जेड वॉयड पैलेस के हजारों लोगों के कपड़े जला दिए। उनके मन में एक आग सी उठी, मानो उन पर भूत सवार हो गया हो जो उनकी आत्मा को भस्म करने की धमकी दे रही हो। वे डर के मारे चीखे और गुस्से से दहाड़े, लेकिन यह सब व्यर्थ था। धमाका धमाका धमाका। धीमी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। कुछ लोग बाल बाल बच गए, जबकि कुछ के शरीर इस एक हथेली के नीचे सीधे फट गए। भागो! यह क्या चीज है? इसमें इतनी अपार शक्ति कैसे हो सकती है? यह आकृति मुझे ऐसा एहसास करा रही है मानो यह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र है। पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। जो लोग बच निकले, उन्होंने Z0 महल के शिष्यों को देखा जिनके शरीर चकनाचूर हो चुके थे और आदिम आत्माएं बाहर निकल आई थीं। उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए थे और उनके चेहरों को और भी ज्यादा बदलने वाली बात अभी बाकी थी। जैसे ही ये आदिम आत्माएं बाहर निकलीं, चिराग की आंखें चमक उठीं। एक विचार के साथ विशाल भक्षक दानव छाया ने अपना मुंह खोल दिया। एक अवर्णनीय रूप से भयानक चूषण बल, मानो वह पूरी दुनिया को अपने अंदर समा ले। इस क्षण अंतरिक्ष मुड़ गया और धरती में दरारें पड़ गईं। भक्षक शक्ति के आभास के साथ अंतहीन बादल और मिट्टी सब भक्षक दानव छाया के मुंह में समा गए। और ये बेकार चीजें थीं। असली उपयोगी चीजें Z0 महल के लोगों की आदिम आत्माएं थीं जिनके शरीर चकनाचूर हो गए थे। नहीं चिराग, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम हमें निगल गए तो तुम वर्धन परिवार को अनंत नरक में डाल दोगे। चिराग, तुम वर्धन परिवार और Z0 महल के बीच युद्ध भड़का रहे हो। वे आदिम आत्माएं डर के मारे चीख पड़ी। उनके भाव ऐसे विकृत हो गए मानो वे पागल हो गए हों। यह जानते हुए कि उन्हें निगला जा रहा है, उन्होंने तुरंत अपनी आदिम आत्माओं को जला दिया और भागने की कोशिश की। हालांकि भक्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी। Z0 महल के वे लोग भी जिनके शरीर चकनाचूर नहीं हुए थे, उन्हें लगा कि उनके शरीर नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, मानो वे भक्षण करने वाले दानव छाया की ओर भागने वाले हों। वास्तव में ठीक यही स्थिति थी। इस समय चिराग की मार्शल आर्ट साधना बहुत कम थी, इसलिए वह जीवित लोगों की साधना को सीधे नहीं खा सकता था। अधिक से अधिक वह केवल आदिम आत्माओं को ही निगल सकता था। और जैसे जैसे उसकी मार्शल आर्ट साधना बढ़ती, यह भक्षक शक्ति भी प्रबल होती जाती। तब तक भले ही प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से स्वस्थ हो, वह उन्हें सीधे निगल सकता था। एक बार निगल जाने पर, चाहे वह मांस और रक्त हो या आदिम आत्मा की शक्ति, वह सब साधना में परिवर्तित हो जाती, जिससे चिराग की अपनी शक्ति बढ़ जाती। इस समय जैसे ही भक्षक दानव छाया का विशाल मुख निगल रहा था, लगभग 1000 आदिम आत्माएं एक बने हुए मार्ग की तरह इस मार्ग से भक्षक दानव छाया के मुख में प्रवेश कर गईं। चिराग का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था।
स्पष्ट रूप से एक साथ इतनी सारी आदिम आत्माओं को निगलने में उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। लेकिन इस पीलेपन के नीचे एक अवर्णनीय उत्साह का भाव था। हर कोई महसूस कर सकता था कि जैसे ही उन लगभग 1000 आदिम आत्माओं को भक्षक दानव छाया ने निगल लिया, चिराग का आभामंडल भयानक गति से तेजी से बढ़ रहा था। उसने पहले कहा था कि 10 और ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर आदिम आत्माओं के साथ वह ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर तक पहुंच सकता है। इस समय हालांकि 10 नहीं थे, इन लगभग 1000 आकृतियों में से 1/3 ड्रैगन देव क्षेत्र में थीं। उन सभी को निगलने के बाद धमाका, ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर की आभामंडल सीधे चिराग से फूट पड़ी। और चूंकि चिराग फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो गया था, देव ने उसे साधना अस्थि से जोड़ दिया और संत की खोपड़ी ने उसकी मायावी शक्ति को भी बढ़ा दिया। इसलिए इस समय मार्शल आर्ट साधना के संदर्भ में चिराग पूरे फीनिक्स संप्रदाय में देव के सबसे करीबी व्यक्ति बन गए थे। वह छद्म सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण था। मायावी शक्ति छद्म सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। उसके समकक्ष 82 संत शीत दिव्य रक्षक थे। निःसंदेह यह केवल मार्शल आर्ट साधना के संदर्भ में था। यदि सभी को वर्गीकृत किया जाए तो दिव्या, ईशान, विवंश और अन्य सभी समान थे और नीचे कृतिका और अन्य थे। यह कहा जा सकता है कि इस समय फीनिक्स संप्रदाय में सबसे निचला स्तर ड्रैगन देव क्षेत्र का प्रारंभिक चरण है और ड्रैगन देव क्षेत्र का प्रारंभिक चरण केवल एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी ज्यादातर ड्रैगन देव लोक मध्य चरण, ड्रैगन देव लोक अंतिम चरण, ड्रैगन देव लोक शिखर पर हैं और फिर चिराग और संत शीत दिव्य रक्षक जैसे लोग हैं जो छद्म सम्राट लोक प्रारंभिक चरण के बराबर हैं। पूरे फीनिक्स संप्रदाय को मिलाकर छद्म सम्राट लोक प्रारंभिक चरण तक पहुंचने वाले मायावी शक्ति वाले लोगों की संख्या लगभग 100 है। ये लगभग 100 लोग अकेले ही किसी भी महासंप्रदाय को तहस-नहस करने के लिए पर्याप्त हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि देव ने Z0 महल पर हमला करने का साहस किया। धमाका, लगभग 1000 आकृतियों को मारने के बाद ज्वाला दानव आकृति ने एक और हथेली पर वार किया। इस बार Z0 महल के सभी लोगों ने रंग बदल लिया और सीधे पीछे हट गए। यहाँ तक कि जो लोग मूल रूप से फीनिक्स संप्रदाय की ओर भाग रहे थे, उनके सिर में झुनझुनी महसूस हुई और उनके शरीर के सभी बाल ऐसे लग रहे थे जैसे वे फटने वाले हों। जादुई क्रिस्टल तोप, हमला करो। जैसे ही वे पीछे हटे, ईशान की आवाज आई। बूम बूम बूम। उसकी आवाज निकलते ही 10 जादुई क्रिस्टल तोपें एक साथ चल पड़ी। इस क्षण प्रकाश की 10 विशाल किरणें 10 चमकदार इंद्रधनुषों की तरह शून्य क्षेत्र में फैल गईं, खूनी नरसंहार लेकर, और Z0 महल की भीड़ पर टूट पड़ी। यद्यपि ज्वाला दानव का क्रोध शक्तिशाली था, उसका आकार बहुत बड़ा था और बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों की साधना अंततः अपर्याप्त थी, जिससे ज्वाला दानव की गति बहुत ही अनाड़ी हो गई। यदि Z0 महल के लोग भागने पर अड़े होते तो ज्वाला दानव का क्रोध अकेले उन्हें रोक नहीं पाता। और इसी समय जादुई क्रिस्टल तोप सक्रिय हो गई। यद्यपि प्रकाश की वे 10 किरणें वास्तविक प्रकाश की गति जितनी तेज नहीं थीं, उनकी गति बेहद भयावह थी, खासकर इसलिए क्योंकि Z0 महल के लोगों को किसी भी प्रकार का पूर्वाभास नहीं था। प्रकाश की 10 किरणें तुरंत भीड़ पर टूट पड़ी और तुरंत अनगिनत चीखें गूंज उठीं और इन प्रकाश किरणों में आकृतियां नष्ट हो गईं। जो लोग नहीं मरे वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए और भक्षक दानव छाया ने अपनी भक्षक शक्ति से उन्हें बलपूर्वक निगल लिया, न तो मांस मज्जा को और न ही आदिम आत्माओं को। प्रकाश की 10 किरणों के नीचे कम से कम 2000 और लोग मारे गए। कुल मिलाकर फीनिक्स संप्रदाय के 2 हमलों के साथ Z0 महल पहले ही 3000 लोगों की जान ले चुका था। इसके विपरीत फीनिक्स संप्रदाय पूरी तरह से सुरक्षित था।
इस फीनिक्स संप्रदाय के पास किस तरह के हमले हैं? वे इतने असामान्य कैसे हैं? वह ज्वाला दानव का क्रोध और यह जादुई क्रिस्टल तोप, हमने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि हमने उनके बारे में नहीं सुना है, बल्कि यह है कि वे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर पहले कभी नहीं दिखाई दिए हैं। लेकिन जादुई क्रिस्टल तोप की खपत भी बहुत ज्यादा है। मैंने पहले साफ देखा था कि 10 जादुई क्रिस्टल तोपों ने पूरे 1 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खा लिए, फिर भी वे सिर्फ एक बार ही हमला कर पाए। क्या यह काफी नहीं है? मारे गए 2000 लोगों में कम से कम 600-700 ड्रैगन गॉड दायरे के थे। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट का एक मजबूत विशेषज्ञ माने जाने वाले ड्रैगन गॉड दायरे में इस जादुई क्रिस्टल तोप का विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। इस समय अनगिनत चर्चाएं छिड़ गईं। यहां तक कि चिराग, जो एक उभरती हुई आभा का अनुभव कर रहा था, उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। उनकी निगाहें लगभग पूरी तरह से जादुई क्रिस्टल तोप और अग्नि दानव की आकृति पर केंद्रित थीं। फीनिक्स संप्रदाय। जेड शून्य महल से किसी ने दहाड़ लगाई, उनका क्रोध स्वर्ग तक पहुंच गया। जवाब में देव की निगाहें उन पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, संत शीत दिव्य रक्षक, जेड शून्य महल के अवशेषों का पीछा करो और उन्हें मार डालो। तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक सहायता करेगा। जेड शून्य महल के किसी भी व्यक्ति को बिना दया के मार डालो। हाँ, संत शीत दिव्य रक्षक और तारों वाला आकाश दिव्य रक्षक, जिनकी कुल संख्या 800 से ज्यादा थी, प्रकाश की किरणों में बदल गए और सीधे जेड शून्य महल के सदस्यों की भीड़ में घुसकर कत्लेआम मचाते हुए आगे बढ़े। यह देखकर जेड शून्य महल के सदस्य दंग रह गए। फिर उनके दिलों में एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। उनका मानना था कि फीनिक्स संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली तरीके निश्चित रूप से अग्नि दानव का रोष और जादुई क्रिस्टल तोप थे। फिलहाल अग्नि दानव का रोष उनका पीछा कर रहा था और कुछ समय तक वापस नहीं आएगा, और जादुई क्रिस्टल तोप अपनी अत्यधिक खपत के कारण अस्थायी रूप से उपयोग नहीं की जा सकेगी। इसीलिए देव ने संत शीत दिव्य रक्षक और तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक को भेजा। ये दोनों दिव्य रक्षक रेजिमेंट निचले स्तर के संप्रदायों की नज़र में बेहद शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन जेड वॉयड पैलेस को लगा कि वे अपने जैसे सुपर संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं हैं। हालांकि जैसे ही उनका फीनिक्स संप्रदाय की 2 दिव्य रक्षक रेजिमेंटों से टकराव हुआ, उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनकी धारणा कितनी गलत थी। तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक के प्रत्येक सदस्य से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। यह आभा ड्रैगन देव क्षेत्र की नहीं थी, यह एक साधक क्षेत्र, स्वर्णकोर क्षेत्र था। हालांकि स्वर्णकोर क्षेत्र ड्रैगन देव क्षेत्र के बराबर था और कुछ पहलुओं में ड्रैगन देव क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली। संपर्क में आने पर जेड शून्य महल के 1000 सदस्य तुरंत मारे गए। शेष लोग सदमे में जल्दी से इकट्ठा हुए और एक संयुक्त आक्रमण तकनीक बनाने का प्रयास किया, और इसी क्षण संत शीत दिव्य रक्षक आ पहुंचे। उनमें से प्रत्येक छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के बराबर था। ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों के लिए यह एक दुःस्वप्न मात्र था। बूम बूम बूम, शानदार और आश्चर्यजनक गर्जनाओं की लहरें फैल गईं। संत शीत दिव्य रक्षक ने जेड शून्य महल द्वारा बनाई जा रही संयुक्त आक्रमण तकनीक को सीधे ध्वस्त कर दिया और साथ ही भेड़ों के झुंड में घुसकर भेड़ियों की तरह उनका वध कर दिया। ड्रैगन देव क्षेत्र के साधकों के लिए वे गहराई से समझ गए थे कि छद्म सम्राट क्षेत्र कितना शक्तिशाली था। चींटी और दानव में बिल्कुल यही फर्क था, एक दुर्गम खाई। जो भी संत शीत दिव्य रक्षक के संपर्क में आया, वह उनके एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका। यहाँ तक कि ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर मौजूद लोग भी तुरंत मारे जाने के भाग्य से नहीं बच सके। जैसे जैसे समय बीतता गया,
जेड शून्य महल के हताहतों की संख्या पहले के 3000 से तेजी से बढ़ती गई, 4000, 5000, 6000। बाकी सभी सेनाएं अचंभित थीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि फीनिक्स संप्रदाय इतना शक्तिशाली होगा। सिर्फ 1000 लोगों के साथ और सबकी नजरों में एक छयधारा संप्रदाय के रूप में उन्होंने जेड शून्य महल जैसे महासंप्रदाय को पूरी तरह से धूल चटा दी। ऐसा लग रहा था कि फीनिक्स संप्रदाय के लिए चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए वह केवल अस्थायी था। उदाहरण के लिए दिव्य रत्न, कीमती वस्तुएं जो घातक प्रहारों से बच सकती थीं, अंततः एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं। आप इस बार तो बच सकते हैं, लेकिन अगली बार नहीं। तुम अगली बार तो बच सकते हो, लेकिन उसके बाद 10 बार नहीं बच पाओगे। क्या फीनिक्स संप्रदाय इतना मजबूत हो गया है? वांग परिवार की तरफ से इवान के चेहरे पर बेहद उदासी थी। वह पहले भी देव के हाथों से बच निकला था और तब से ही उससे नाराज था। वह देव को खत्म करने के लिए 5 महासंप्रदायों का इस्तेमाल भी करना चाहता था। अगर वह उसे मार भी न पाता तो भी वह वांग परिवार को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करता और फीनिक्स संप्रदाय का विनाश सुनिश्चित करता। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका विचार बिल्कुल मूर्खतापूर्ण था। वह भाग्यशाली था कि उसने ऐसा नहीं किया, वरना जेड वॉयड पैलेस का हश्र भी उसी का होता। हाँ 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 भाई देव, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। शानदार शब्द के अलावा मुझे तुम्हारा वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा। संगति परिवार की तरफ से अनमोल और आयुष दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ये भाई दूसरे परिवारों की संतानों की तरह नहीं थे जो संघर्षों में पले बढ़े थे। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं किया, यहाँ तक कि संगति परिवार के भावी कुल प्रमुख के पद के लिए भी नहीं। उनके पिता जिसे भी देना चाहते वे उसे दे देते। देव अंबर परिवार की तरफ समीक्षा ने गहरी सांस ली। आखिरकार उसके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने पहले सोचा था कि मेरा अंबर परिवार फीनिक्स संप्रदाय की मदद कर रहा है। अब लगता है तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को मेरी मदद करने की जरूरत है। समीक्षा। जैसे ही उसके शब्द निकले उसकी नजर रंजना और तैमूर पर जा टिकी। उसकी पहले वाली मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक नई ठंडक छा गई। यह बदमाश इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? समीक्षा की नजरें पाकर तैमूर का दिल धड़क उठा और उसने एक भद्दी अभिव्यक्ति के साथ कहा, रंजना, यह देव समीक्षा की मदद तो नहीं करेगा, है ना? फीनिक्स संप्रदाय की ताकत के साथ मुझे डर है कि भले ही हमारी योजना पूरी हो और हमारी तैयारी पर्याप्त हो, समीक्षा को मारना मुश्किल होगा। अभी एक आखिरी तैयारी बाकी है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, रंजना बोली। और हालांकि उसका स्वर शांत था, वास्तव में उसके आकर्षक चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। मुझे पता था कि यह आदमी साधारण नहीं है। मैं इतने लंबे समय तक फीनिक्स संप्रदाय में रही और मुझे यह भी नहीं पता था कि ये 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट इतनी दुर्जय होंगी। कविशा ने वन ब्लेड पैलेस की तरफ से धीरे से बुदबुदाया। वह काफी लंबे समय तक फीनिक्स संप्रदाय में रही थी और संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने पर ही लौटी थी। वास्तव में हालांकि वन ब्लेड पैलेस ने फीनिक्स संप्रदाय को प्रथम श्रेणी का संप्रदाय घोषित किया था, फिर भी उसके कई लोगों को अन्य शक्तियों की तरह सचमुच लगता था कि फीनिक्स संप्रदाय प्रथम श्रेणी के संप्रदाय में पदोन्नत होने के योग्य ही नहीं है। हर प्रथम श्रेणी के संप्रदाय ने अनगिनत संचय और वर्षों के विकास से गुजरते हुए अनगिनत लाशों के संचय पर इस स्तर तक पहुंचने के लिए कदम दर कदम काम किया था। दूसरी ओर फीनिक्स संप्रदाय के बारे में कहा जा सकता है कि उसने शॉर्टकट अपनाए। हालांकि उसे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का दर्जा प्राप्त था, फिर भी कई लोग उसे नीची नजर से देखते थे। कविशा, जिसके देव के साथ बहुत अच्छे संबंध थे,
को भी अगर व्यक्तिगत संबंधों को दरकिनार कर दिया जाए तो फीनिक्स संप्रदाय और प्रथम श्रेणी संप्रदाय को एक ही स्तर पर रखना मुश्किल लगा। यह मेरी गलती है, कविशा ने हंसते हुए कहा। आज के बाद कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि फीनिक्स संप्रदाय में प्रथम श्रेणी संप्रदाय की ताकत नहीं है। बेशक अगर ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग होते तो यह और भी बेहतर होता, क्योंकि हर प्रथम श्रेणी संप्रदाय की रक्षा के लिए ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग होते हैं। यह जेड वॉयड पैलेस में फीनिक्स संप्रदाय को छाते हुए देखकर वर्धन परिवार के वृद्ध लंकेश पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। शुरू से अंत तक उन्होंने, लंकेश ने और उनके वर्धन परिवार ने फीनिक्स संप्रदाय को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। यही कारण है कि जब चिराग ने फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होने का सुझाव दिया तो लंकेश ने इसका इतना विरोध किया था। उनकी नज़र में फीनिक्स संप्रदाय घमंडी और महत्वाकांक्षी था, उसके पास कोई वास्तविक क्षमता नहीं थी, फिर भी वह सुपर संप्रदायों को उकसा रहा था और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर बहुत सारे दुश्मन बना रहा था। लेकिन इस समय वे सभी चुप हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार के बाहर थे तो दिव्य भगवान ने एक बार सुबलियाओं को वरिष्ठ कहने के लिए कहा था। ऐसा लगता है कि दिव्य भगवान की दूरदर्शिता वाकई दूरगामी थी। आत्मा परिवर्तन मंडप से एक वृद्ध व्यक्ति ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और धीरे से कहा, उस समय मेरे आत्मा परिवर्तन मंडप के लोग सुबलियाओं के सर्वोच्च खजाने को हथियाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिव्य भगवान के मुख के सम्मान में जिया और मेरे आत्मा परिवर्तन मंडप के कई शिष्यों को छोड़ दिया। तार्किक रूप से जब फीनिक्स संप्रदाय अभी संकट में था तब भी अगर मेरे आत्मा परिवर्तन मंडप ने मदद नहीं की तो हमें कम से कम उन्हें रोकने के लिए आगे आना चाहिए था। फिर भी हम उदासीन रहे। वरिष्ठ गु, इस मामले का मेरे आत्मा परिवर्तन मंडप से कोई लेना देना नहीं है। अंततः सुबलियाओं मेरे आत्मा परिवर्तन मंडप के प्रति ज्यादा दयालु नहीं है। वह उस समय दिव्य भगवान से सावधान था, इसलिए उसने जिया और अन्य लोगों को मारने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े आदमी के बगल में एक युवक बोला। वह सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था और उसकी बातों से बूढ़े आदमी की भौहें और भी गहरी हो गईं। दिव्य भगवान से सावधान। बूढ़े आदमी ने युवक की ओर देखा और चुपके से अपना सिर हिलाया। उसने युवक को उसके अहंकार के बारे में कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। सामान्य बुद्धि से भी कोई यह समझ सकता था कि अगर देव सचमुच अपने आत्मा परिवर्तन मंडप के दिव्य भगवान से डरता तो शायद वह Z0 महल और युद्ध देवता संप्रदाय जैसे महासंप्रदायों को नाराज नहीं करता। क्या केवल आत्मा परिवर्तन मंडप में ही एक दिव्य भगवान है और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञ? यह स्पष्ट रूप से असंभव है। हालांकि महाविस्फोट शुरू होने वाला है। चैतन्य और अन्य लोग अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? हे, इस फीनिक्स संप्रदाय में अभी भी कुछ कौशल है। दानव क्षेत्र से कई याओ जानवर मानव रूप धारण कर चुके थे, पालथी मारकर बैठे फीनिक्स संप्रदाय और Z0 महल के बीच युद्ध को ठंडे मन से देख रहे थे। दानव क्षेत्र के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीता या हारा। वास्तव में वे तो यह भी चाहते थे कि दोनों पक्ष एक साथ नष्ट हो जाएं। जो बोल रहा था वह भी एक युवक था। उसका रूप रंग बहुत ही क्रूर था और उससे एक जानलेवा क्यूई निकल रही थी जो दैत्य क्षेत्र के सभी लोगों की विशेषता प्रतीत होती थी। हालांकि बेहतर होगा कि तुम मुझे नाराज न करो। युवक ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। मानो फीनिक्स संप्रदाय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें कोई डर नहीं था। वन ब्लेड महल हमसे आगे निकल गया।
पवित्र आत्मा हॉल से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देव और फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोगों को देखते हुए बुदबुदाया, इस बच्चे में अपार क्षमता है और यह मेरे पवित्र आत्मा हॉल की साधना तकनीक के लिए उपयुक्त है। अगर यह सफलतापूर्वक साधना कर लेता है तो इसे 3 बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। भले ही इसका जीवनकाल समाप्त हो जाए, फिर भी इसे हमेशा के लिए अस्तित्व में माना जा सकता है। अब उसका मेरे पवित्र आत्मा हॉल में शामिल होना असंभव है। मुझे आश्चर्य है कि वन ब्लेड पैलेस ने कौन से तरीके अपनाए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि कविशा का उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़े नागार्जुन ने अपनी ही बेटी की बलि दे दी हो? पवित्र आत्मा हॉल को 10 महासंप्रदायों में सबसे रहस्यमयी संप्रदाय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र आत्मा हॉल के किसी भी शिष्य को, जब तक उनकी आत्मा का अंश शेष रहता है और वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते, पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके अलावा पुनरुत्थान के बाद उनकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक विधि है। आपको यह जानना चाहिए कि देव को भी अपनी आत्मा की चोटों को ठीक करना बेहद मुश्किल लगता है, फिर भी यहाँ पवित्र आत्मा हॉल में थोड़ी सी भी आत्मा शेष रहने पर भी कोई भी व्यक्ति चोटों से तुरंत ठीक हो सकता है और पुनर्जीवित हो सकता है। अंत में टाइपिंग संप्रदाय में एक महिला पालथी मारकर बैठी थी। यह महिला सुंदर और बहुत युवा थी और कोई नहीं बल्कि टाइपिंग राजकुमारी माही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि देव द्वारा दीपेश की हत्या ने माही के स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया था। उसका पहले जैसा जीवंत और मनमोहक व्यवहार पूरी तरह से गायब हो गया था और केवल सन्नाटा छा गया था। राजकुमारी। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके बगल में बैठा था। माही थोड़ा हिचकिचाते हुए फुसफुसाया, उस समय जो हुआ उसके बारे में इस अधीनस्थ का मानना है कि यह वास्तव में देव की गलती नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से आपके चेहरे के सम्मान के लिए दीपेश को छोड़ना चाहता था, लेकिन दीपेश ने विश्वासघाती रूप से उस पर घात लगाकर हमला किया, देव को मारने की कोशिश की। अगर मैं होता तो मैं भी। मुझे पता है। माही ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं देव को दोष नहीं देता, लेकिन मुझे दीपेश की मौत का दुख है। चाहे वह कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, वह फिर भी मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मैं उसे मरते हुए और उदासीन रहते हुए नहीं देख सकता। देव के खिलाफ कार्रवाई न करना ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन देव बहुत मासूम है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सलाह दी, तुम दोनों पहले ही दोस्त बन चुके थे। यह अधीनस्थ भी मानता है कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से उससे नाराज नहीं रह सकते जो मर गया है। मैं उससे नाराज नहीं हूं। माही ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, शायद जब मैं किसी दिन सब कुछ समझ जाऊंगी तो मैं उससे फिर से दोस्ती करूंगी। काश। यह देखकर अधेड़ उम्र का आदमी बस बेबसी से आहें भर सका, बिना बोले अपना सिर हिलाया। पूरे अखाड़े में, चाहे वह 10 महासंप्रदाय हों, 13 परिवार हों या 9 स्वर्ग मीनार, ड्रैगन मार्शल कॉमर्स और क्लाउड सी कॉमर्स जैसी प्रमुख शक्तियां हों, सभी इस समय फीनिक्स संप्रदाय को घूर रहे थे। फीनिक्स संप्रदाय और जेड वॉयड पैलेस के बीच युद्ध एक जबरदस्त जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने जेड वॉयड पैलेस को पूरी तरह से परास्त कर दिया। इस युद्ध के बाद फीनिक्स संप्रदाय का पूरी तरह से उत्थान होना तय था। जैसा कि कविशा ने सोचा था, कोई भी फिर कभी यह नहीं मानेगा कि फीनिक्स संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय कहलाने के योग्य नहीं है। शायद कुछ लोग अब भी इसे मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास बस यही बहाना था कि फीनिक्स संप्रदाय के पास कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था,
क्योंकि हर उच्च श्रेणी के संप्रदाय की रक्षा के लिए एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ होता था। हालांकि केवल फीनिक्स संप्रदाय ही जानता था कि उनके पास पहले से ही एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ मौजूद था। अब ऐसा लग रहा था कि जल्द ही एक दूसरा ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट होगा और वह चिराग होगा। इन अनगिनत महाशक्तियों के बोलते बोलते Z0 महल में मरने वालों की संख्या 8000 के करीब पहुंच चुकी थी। इन बड़े कुओं के प्रवेश द्वारों पर मौजूद Z0 महल के लगभग सभी लोग फीनिक्स संप्रदाय द्वारा मारे जा चुके थे और इस समय मध्यम और छोटे कुओं के प्रवेश द्वारों से अनगिनत आकृतियां आ रही थीं। आखिरकार यह एक महासंप्रदाय था, इसकी नींव इतनी कम नहीं हो सकती थी। हालांकि सभी समझ गए थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चाहे कितने भी लोग क्यों न हो, फीनिक्स संप्रदाय द्वारा उनका सर्वनाश कर दिया जाएगा। चिराग ने अज्ञात मात्रा में मांस और आदिम आत्मा का भक्षण कर लिया था और उसकी साधना ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर की सीमा तक पहुंच गई थी। वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि उसके पास अभी तक कोई नियम नहीं था। एक बार नियम प्राप्त हो जाने पर चिराग की सफलता मिनटों की बात होगी। वह सफलता प्राप्त करने में असफल नहीं हो सकता था क्योंकि उसके 2 शारीरिक गुणों ने उसे सफल होने के लिए नियत किया था। युद्धदेव संप्रदाय, क्या तुमने बहुत कुछ देखा है? फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को अपना पीछा करते देख Z0 महल के लोग अंततः खुद को रोक नहीं पाए। ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर का अधेड़ व्यक्ति, जिसने पहले देव पर दहाड़ा था, अब केवल एक आदिम आत्मा था। उसका क्रोध चरम पर था। उसने दांत पीसते हुए दहाड़ते हुए कहा, और तुम तलवार अमर मकबरा, विशाल द्वीप, अमर दाव दरबार, क्या तुम सब भूल गए हो कि फीनिक्स संप्रदाय ने दिव्य औषधि पर्वत पर तुम्हारे संप्रदाय के शिष्यों पर क्या कत्लेआम मचाया था? क्या तुम बस फीनिक्स संप्रदाय को और मजबूत होते देखते रहोगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज मेरे Z0 महल के साथ जो हुआ वही तुम्हारा भी हश्र होगा। अधेड़ उम्र के उस आदमी के शब्दों से वहां सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि Z0 पैलेस हार गया है, पूरी तरह से हार गया है। उसके शब्द पहले से ही सबको बता रहे थे कि Z0 पैलेस का कोई मुकाबला नहीं है और उसे युद्ध देवता संप्रदाय और तलवार अमर मकबरे जैसे महासंप्रदायों से मदद लेनी होगी। Z0 पैलेस एक महासंप्रदाय के रूप में फीनिक्स संप्रदाय को दबा नहीं सकता था और उसका केवल वध ही किया जा सकता था। Z0 पैलेस की भारी हार दुनिया को पूरी तरह से झकझोर देगी। इतिहास में महासंप्रदाय हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच देवताओं की तरह खड़े रहे हैं। उनके कदम ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को 3 बार हिला सकते थे और उनके एक शब्द से एक संप्रदाय, यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का भी नाश हो सकता था। वे शक्तिशाली हैं, एक अडिग पर्वत की तरह। वे भयानक हैं, जैसे देवता और शैतान जान की मांग कर रहे हों। वे अजेय हैं, एक युद्ध देवता की तरह विस्मयकारी। कोई भी शक्ति किसी महासंप्रदाय के प्रताप को भड़काने की कभी सोच भी नहीं सकती। जब कोई महासंप्रदाय प्रकट होता है तो कुछ सीमित शक्तियों के अलावा बाकी सभी को झुकना पड़ता है और समर्पण करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब देव ने युद्ध देवता संप्रदाय के गढ़ को नष्ट कर दिया और दिव्य औषधि पर्वत में कई महासंप्रदायों के 1,50,000 शिष्यों को मार डाला, तब भी किसी को यह अपमानजनक नहीं लगा क्योंकि उन्होंने ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर जारी किया था और शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा था जिनका उद्देश्य देव को मारना और फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करना था। लेकिन आज इतने सारे लोगों के सामने Z0 पैलेस को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में लगभग सभी प्रमुख शक्तियों ने अपने सबसे शक्तिशाली ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों को भेजा था और ड्रैगन देव क्षेत्र साधकों को ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर मध्यम श्रेणी के शक्तिशाली माना जाता है। वे हर शक्ति के स्तंभ और आधार हैं।
उनके ऊपर ड्रैगन सॉवरेन दायरे के पावर हाउस हैं, लेकिन ऐसे पावर हाउस आसानी से दिखाई नहीं देते। इसलिए अगर सचमुच कोई युद्ध छिड़ जाए तो सिर्फ ये ड्रैगन गॉड दायरे के साधक ही जीत या हार का फैसला कर सकते हैं। इसी समय फीनिक्स संप्रदाय ने हमला किया। जेड वॉयड पैलेस के अनगिनत ड्रैगन गॉड दायरे के साधकों को मार डाला, उन्हें लगभग कुचल दिया। एक पूरी तरह से सफाया, जो पहले से ही दर्शाता है कि कम से कम मध्यमस्तरीय पावर हाउसों में जेड वॉयड पैलेस फीनिक्स संप्रदाय का कोई मुकाबला नहीं है। अगर यह बात फैलती तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाता। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक प्रतिष्ठित सुपर संप्रदाय जिसे इतने सारे लोगों ने देखा, फीनिक्स संप्रदाय से हार गया। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर ऐसी बड़ी घटना केवल एक बार हुई है, और वह पूर्व वन ब्लेड पैलेस के साथ हुई थी, जो अब एक सुपर जायंट है। वन ब्लेड पैलेस, जिसे 10 सुपर संप्रदायों में प्रमुख माना जाता है। वन ब्लेड पैलेस की शक्ति संदेह से परे है। सुपर सेक्ट में पदोन्नत होने के बाद इसने कई युद्ध लड़े, लेकिन हर बार इसने अपने विरोधियों को अद्भुत शक्ति से परास्त किया, जिससे अंततः सुपर सेक्ट्स में वन ब्लेड पैलेस की स्थिति और मजबूत हो गई। सुपर सेक्ट्स की नज़र में, चाहे वह प्रथम श्रेणी का सेक्ट हो या 9वीं श्रेणी का, वे सभी निम्नस्तरीय सेक्ट्स हैं। और किसी निम्नस्तरीय सेक्ट द्वारा किसी सुपर सेक्ट को हराने का केवल एक ही अर्थ हो सकता है, वह निम्नस्तरीय सेक्ट, यदि उसके पास पर्याप्त संख्या में ड्रैगन सॉवरेन दायरे के शक्तिशाली लोग हों, तो उसे सुपर सेक्ट में पदोन्नत किया जा सकता है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सुपर सेक्ट्स बहुत लंबे समय से नहीं बदले हैं। ये हमेशा से ये 10 ही रहे हैं, और वन ब्लेड पैलेस की पदोन्नति भी 30,000 साल पहले हुई थी। और सुपर सेक्ट्स में कोई भी बदलाव अनिवार्य रूप से पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में भूचाल ला देगा, और अन्य सुपर सेक्ट्स को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, इस समय फीनिक्स संप्रदाय ने न केवल जेड शून्य महल को, बल्कि युद्ध देवता संप्रदाय, तलवार अमर मकबरा, अमर दाव दरबार और विशाल द्वीप को भी अपमानित किया है। यदि भविष्य में फीनिक्स संप्रदाय सचमुच एक महासंप्रदाय में पदोन्नत हो जाता है, तो इन अनेक महासंप्रदायों पर इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। युद्ध देवता संप्रदाय और अन्य 4 महासंप्रदाय इस बात से भलीभांति परिचित हैं। इसलिए वे निश्चित रूप से इसे हर संभव तरीके से बाधित करेंगे, और फीनिक्स संप्रदाय को महासंप्रदाय में पदोन्नत होने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। और उन्हें रोकने का सबसे अच्छा अवसर आज यही है। फीनिक्स संप्रदाय के मुझसे बेहतर शक्तिशाली होने के परिणाम तुम जानते हो। जल्दी करो और कार्य करो। अधेड़ उम्र का आदमी फिर गरजा। उसकी आदिम आत्मा लगातार भाग रही थी। उसके पीछे एक संत जैसा ठंडा दिव्य रक्षक ठंडे भाव के साथ उसका पीछा कर रहा था। जो कोई भी उसे रोकता वह कागज की तरह नाजुक होता और उसे झट से किनारे कर देता। इस संत शीत दिव्य रक्षक की मायावी शक्ति पहले से ही छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में मौजूद है। कोई भी छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के हमले को रोक नहीं सकता। कार्रवाई करो। विशालकाय द्वीप से हेमंत अचानक बोला, और तुरंत उसके पीछे से आकृतियां बाहर निकल आईं। इन आकृतियों में से केवल 1000 ही विशालकाय द्वीप के इस संप्रदाय से थे, बाकी सभी संबद्ध उपसंप्रदाय थे। और ये 1000 लोग जैसे ही बाहर निकले, बिना एक शब्द कहे तुरंत अपने विशाल आत्मिक शरीर को प्रकट कर दिया। 1000 विशाल आत्मिक शरीरों के विस्फोट से यह जगह दैत्यों की दुनिया जैसी लग रही थी। उनकी ऊंचाई कम से कम 20 झांग थी, और एक नज़र में उन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। सो बलियाओं को मार डालो, फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट कर दो। युद्ध देवता संप्रदाय से नारंग ने भी अपनी आंखों में एक भयंकर ठंडी चमक दिखाई, और बिना एक शब्द कहे सीधे युद्ध देवता संप्रदाय को कार्रवाई करने का आदेश दिया। और तलवार अमर मकबरे के धीमन ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के
तलवार अमर मकबरे के लोगों को बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने इस पर चर्चा की हो, लेकिन वास्तव में कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। यह पूरी तरह से टेलीपैथी थी। सब समझ गए कि फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करने का यही सबसे आसान समय था। एक बार जब वे चले गए तो वन ब्लेड पैलेस की सच्ची सुरक्षा और अंबर परिवार के साथ उनके रिश्ते के साथ फीनिक्स संप्रदाय को फिर से नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा। निखर, तुम अब भी किस बात पर हिचकिचा रहे हो? तीनों ने एक साथ निखर की ओर देखा और उसे हिचकिचाते देखकर तुरंत चिल्लाए, तुम अमरदाव दरबार से हो? क्या तुम भूल गए हो कि उस समय अमरदाव दरबार के 30,000 शिष्य कैसे मारे गए थे? जल्दी करो और कार्रवाई करो, फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करो, और अगर तुम सुबलियाओं को भी मार सके तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य होगा। युवा गुरु, अब और हिचकिचाहट नहीं हो सकती। निखर के अलावा किसी ने भी तुरंत बात की। 4 महासंप्रदायों और Z0 महल के शेष सदस्यों का गठबंधन, यह सबसे अच्छा अवसर था। ऐसे आग्रह के तहत निखर देव की ओर देखे बिना नहीं रह सका, मानो उसकी नजरों को महसूस कर रहा हो। देव भी मुड़ा। जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, निखर अचानक मुस्कुराया। भाई सु, मैं जून एक सच्चा सज्जन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस दिन का उपकार मैं जून हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। लेकिन किस पद पर खड़े होने का मतलब है, क्या जिम्मेदारी उठाना। मैं इस बार अमरदाव दरबार का नेता हूं, और यह नियति है कि मैं भाई सु के विपरीत पक्ष में खड़ा रहूंगा। आज परिणाम चाहे जो भी हो, मैं जून एक हाथ से प्रायश्चित करूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, निखर ने एक गहरी सांस ली और अचानक कहा, अमरदाव दरबार, कार्य करो। फुस फुस फुस। अमरदाव दरबार के लोग बहुत समय से अधीर थे। इस समय जून लोहुआ का आदेश सुनकर वे तुरंत बाहर निकल आए। इस समय Z0 महल सहित कुल 5 महासंप्रदायों ने मिलकर फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट करने का इरादा बना लिया। किसी की भी नजर में यह एक जबरदस्त घटना थी। आज परिणाम चाहे जो भी हो, कम से कम 5 महासंप्रदायों को गठबंधन करने और उन्हें घेरने के लिए मजबूर करने में फीनिक्स संप्रदाय सचमुच पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। युवा गुरु, क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए? वांग परिवार की तरफ से इवान के बगल में किसी ने कहा। यह स्पष्ट था कि वांग परिवार के सदस्यों को पहले से ही पता था कि देव ने इवान का पीछा किया था और उन पर हमला किया था, और इवान और देव के बीच दुश्मनी हो गई थी। उन्हें डर था कि देव के प्रतिशोधी स्वभाव के कारण वह इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेगा। फीनिक्स संप्रदाय की भयानक शक्ति, जो Z0 महल को भी ध्वस्त कर सकती है, के साथ अगर वांग परिवार अकेले उनसे लड़ता है तो यह आत्महत्या होगी। लेकिन इस समय मामला अलग था। 5 महासंप्रदायों के एक साथ काम करने से वांग परिवार का शामिल होना सोने पर सुहागा होगा, जिससे उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। पहले 1 मिनट रुको। इवान की आंखें चमक उठीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने वाले कुछ लोग जरूर होंगे। अगर हमें कोई कदम उठाना है तो हमें स्थिति पर और गौर करना होगा। यह सुनकर उसके बगल वाला व्यक्ति चौंक गया, फिर वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार को गौर से देखा और फिर कुछ नहीं कहा। 100 बड़े कुओं के बीच 2 कुओं में एक बड़ा हड्डी सा सफेद झंडा लगा हुआ था। इन झंडों पर 2 अक्षर लिखे थे, जी परिवार। जी परिवार के 3 बेटे थे। पहला बेटा शीलराज, दूसरा बेटा दानिश और तीसरा बेटा अचिंत्य। शीलराज में सबसे ज्यादा प्रतिभा थी, दानिश दूसरे नंबर पर था, उससे ज्यादा पीछे नहीं, लेकिन सिर्फ अचिंत्य ही था जो बाकी दोनों से काफी आगे था। इस बार जी परिवार के तीनों बेटे एक साथ प्रकट हुए और हजारों जी परिवार के सदस्यों का नेतृत्व किया। शीलराज और दानिश जी परिवार के समूह के बीच में बैठे थे।
शीलराज का रूपरंग सुडौल और व्यक्तित्व स्थिर था, जबकि दानिश सुंदर और उग्र स्वभाव का था। आखिरी बेटा अचिंत्य घमंडी था और सबको नीची नजरों से देखता था। सबका मानना था कि जी परिवार के 3 बेटों में से भविष्य में सबसे बड़ी उपलब्धि वाला निश्चित रूप से शीलराज ही होगा। इस समय 5 महासंप्रदायों को एक साथ फीनिक्स संप्रदाय पर आक्रमण और घेराबंदी करते देखकर शीलराज की आंखें अचानक खुल गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, अवसर आ गया है। इस बदमाश ने तीसरे भाई को मारने की हिम्मत की, इसे भी उसके साथ ही दफनाया जाना चाहिए, दानिश ने दांत पीसते हुए कहा। जी परिवार हटो। बिना एक और शब्द कहे शीलराज खड़े हो गए। उनके हाथ हिलाने पर जी परिवार के सदस्य एक साथ बाहर निकल गए। बचपन से ही शीलराज और दानिश दोनों अपने छोटे भाई अचिंत्य से बेहद प्यार करते थे। हालांकि अचिंत्य हमेशा बाहरी चर्चाओं के कारण अपने दोनों बड़े भाइयों के प्रति कुछ हद तक उदासीन रहा था, शीलराज और उसके भाई को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वे सगे भाई थे, रिश्तेदारी से बंधे हुए। यह रंजना से बिल्कुल अलग थी। रंजना अंबर परिवार के मुखिया के पद के लिए अपने सगे संबंधियों और अपनी बहन की भी परवाह नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि समीक्षा पर घात लगाने की भी साजिश रच सकती थी। लेकिन शीलराज और उसका भाई अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। फुसफुस फुसफुस। जी परिवार के सदस्य झिलमिलाते हुए शून्य लोक में घुस गए और सीधे 5 महासंप्रदायों की ओर बढ़ गए। हा, जी परिवार, क्या यह हो सकता है कि इस सुबलियाओं को भी तुमसे गहरी दुश्मनी हो? जी परिवार के सदस्यों को बाहर निकलते देख हेमंत तुरंत जोर से हंस पड़ी। बाकी सबने देखा तो शीलराज के हाव भाव ठंडे पड़ गए, जबकि दानिश का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसकी निगाहें देव पर टिकी थीं, मानो देव के मरने तक उसे चैन नहीं मिलेगा। 5 महासंप्रदायों और जी परिवार द्वारा घेर लिए जाने और हमला किए जाने के बावजूद देव शांत रहा। वह शीलराज की ओर देखने के लिए मुड़ा और एक पल बाद अचानक मुस्कुराया, लगता है तुम सब जानते हो। तीसरे भाई की बची हुई आत्मा का आभास तुम पर है। शीलराज ने आंखें सिकोड़ी, गहरी सांस ली और कहा, चाहे जो भी वजह हो, आखिरकार तुमने ही तीसरे भाई को मार डाला। इस रंजिश का बदला हमारे जी परिवार को लेना ही होगा। सिर्फ तुम सबके साथ? देव मुस्कुराया, उसके चेहरे पर तिरस्कार और उपहास का भाव साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है, इतनी सारी ताकतों से घिरे होने के बावजूद भी इतने शांत। लेकिन मुझे लगता है कि तुम जल्द ही हमसे दया की भीख मांगोगे। नारन ने भयानक मुस्कान के साथ कहा, दुर्भाग्य से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिर्फ इसी बात के आधार पर अगर हाथापाई हुई तो यह संप्रदाय पहले तुम्हें मार डालेगा। देव ने उंगली उठाई और नारंग की ओर इशारा किया। नारंग के हाव भाव बदल गए और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसे लग रहा था कि अपनी संयुक्त शक्ति से वे फीनिक्स संप्रदाय का पूरी तरह से सफाया कर सकते हैं, फिर भी देव द्वारा निशाना बनाए जाने से उसे घबराहट हो रही थी। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय की समग्र शक्ति इन विशाल शक्तियों की संयुक्त शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकती थी। अगर वे वास्तव में किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाते तो वह व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता, और नारंग को देव द्वारा निशाना बनाए जाने का साफ डर था। क्या कोई और मेरे फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने की योजना बना रहा है? देव की नजर विभिन्न महाशक्तियों पर घूमती हुई अंततः इवान पर टिक गई। उदाहरण के लिए आप वांग परिवार? इवान ने भौहें चढ़ाई। उसने पहले स्थिति का निरीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब देव ने उसे नाम से पुकारा था तो छिपना स्पष्ट रूप से असंभव था। वांग परिवार हटो। तुरंत इवान खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए वांग परिवार के सदस्यों के साथ बाहर निकल गया।
उसने वान परिवार को भी नाराज किया। इस सुबलियाओं ने वास्तव में इन सभी महाशक्तियों को नाराज कर दिया है। 5 महासंप्रदाय एक बात है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह जी परिवार के तीसरे बेटे को मार डालेगा और इस वान परिवार से भी दुश्मनी रखेगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। फीनिक्स संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इतनी सारी महाशक्तियों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर सकता। जरूरी नहीं, हो सकता है कि फीनिक्स संप्रदाय इसका सामना न कर पाए, लेकिन वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार फीनिक्स संप्रदाय को घेरते हुए चुपचाप कैसे देख सकते हैं। यह देखकर कि वान परिवार भी आगे बढ़ने का इरादा रखता है, आसपास के लोग एक बार फिर चौंक गए। और तुम तैमूर, रंजना। देव की नजर सोम परिवार पर पड़ी और उसने ठंडी आवाज में कहा, बस तुच्छ लोग जो सिर्फ घिनौनी चालें चलते हैं। क्या तुम वहां बैठकर देखने की योजना बना रहे हो? तुम सब यहां आ जाओ। सुबलियाओं, एक ऊंचा पेड़ हवा पकड़ता है। आज तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय बर्बाद हो गया। तैमूर का चेहरा गंभीर था। नीलामी के दौरान ही उसके और देव के बीच एक द्वेष पैदा हो गया था। देव की तो बात ही छोड़िए, तैमूर की मानसिकता के कारण यह द्वेष दूर नहीं हो सकता था। इस समय सोम परिवार का भी नाम पुकारा गया और बिना किसी हिचकिचाहट के वे तुरंत आगे बढ़ गए। 5 महासंप्रदाय और 3 महापरिवार, कुल 8 प्रमुख शक्तियां एकजुट होकर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को उलट-पुलट करने में सचमुच सक्षम अब सभी फीनिक्स संप्रदाय को घेरने के लिए एकत्रित हो रहे थे। इतनी सारी महाशक्तियों के साथ एक महासंप्रदाय भी शायद उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अनगिनत लोगों के दिलों में फीनिक्स संप्रदाय पहले से ही बर्बाद हो चुका था। और बातें बेकार हैं, हटो। हेमंत की आंखें चमक उठीं और वह दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत। इस समय कविशा अचानक उठ खड़ी हुई। उसका शरीर टिमटिमाया और हजारों लोगों की सुरक्षा में वह फीनिक्स संप्रदाय के पास पहुंची। मैंने पहले कहा था कि फीनिक्स संप्रदाय मेरे वन ब्लेड पैलेस का एक संबद्ध संप्रदाय है। फीनिक्स संप्रदाय का विरोध करना मेरे वन ब्लेड पैलेस का विरोध करना है। क्या तुम इसका परीक्षण करना चाहते हो? कविशा ने धमकी दी। कविशा, तुम्हारा वन ब्लेड पैलेस बहुत मजबूत है, लेकिन यह समय पर निर्भर करता है। यहाँ ड्रैगन सॉवरेन दायरे के कोई भी शक्तिशाली लोग नहीं हैं। तुम अकेले हमारे सामने कुछ नहीं हो। अभी पीछे हट जाओ। हेमंत पूरी तरह से निडर थी। अगर तुम मेरे अंबर परिवार को भी इसमें शामिल कर लो तो क्या होगा? इस समय समीक्षा की आवाज गूंज उठी। जैसे ही समीक्षा की आवाज धीमी हुई, उसकी आकृति सीधी खड़ी हो गई, शून्य लोक में तैरती हुई और देव और अन्य लोगों के पास पहुंची। कुमारजीत उसके साथ साथ चल रहा था, मानो आहें भर रहा हो, मानो बहुत असहाय हो। हालांकि इस आह के नीचे उसने धीरे से रंजना और अन्य लोगों पर एक नजर डाली, बस एक पल के लिए, और फिर तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। लेकिन ठीक इसी पल देव ने देखा। जब कुमारजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि देव उसे घूर रही है। उसकी पलकें फड़कने लगीं, उसका दिल धड़क उठा और उसके दिल की गहराइयों से तुरंत एक तीव्र हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। तुम क्या देख रहे हो? देव ने अचानक पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, समीक्षा की नजर तुरंत कुमारजीत पर पड़ी। जाहिर है मैं अपने अंबर परिवार के दुश्मनों को देख रहा हूं। कुमारजीत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सोम परिवार ने हद कर दी, मेरे अंबर परिवार की दूसरी युवा कुमारी पर घात लगाने की हिम्मत की। अगर इस दुश्मनी का बदला नहीं लिया गया तो मेरा अंबर परिवार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कैसे टिक पाएगा? क्या ऐसा है? देव ने आंखें सिकोड़ लीं, फिर कुछ और नहीं कहा। इस समय अंबर परिवार की भागीदारी के कारण
विशाल द्वीप जैसी 8 प्रमुख शक्तियों के चेहरे और भी उदास और क्रोधित हो गए। वन ब्लेड पैलेस अंबर परिवार, इस फीनिक्स संप्रदाय में ऐसा क्या है कि तुम उनकी इतनी बेतहाशा मदद कर रहे हो? विशाल द्वीप के हेमंत ने कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारा विरोध करने का क्या नतीजा होगा? यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार का भी नहीं है। और यहाँ कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की शक्तियां नहीं हैं। इनकी विशाल संख्या के आधार पर हम तुम्हें मजबूती से दबा सकते हैं। अब पीछे हटने में देर नहीं हुई है। मजाक? कविशा ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। तुम जैसे लोग मेरे वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स संप्रदाय के बीच के बंधन को कैसे समझ सकते हैं? अगर लड़ना है तो आ जाओ। इतनी बकवास क्यों? अच्छा, जब तुम मौत की तलाश में हो तो। धमाका! हेमंत के बोलने से पहले ही अचानक एक गर्जना हुई। इस समय सभी ने अपना सिर घुमाया तो उन्हें एक विशाल कुएं का मुख दिखाई दिया, जो एक गड़गड़ाहट भरी आवाज के बीच प्रकाश की एक भयानक किरण उगल रहा था। उस प्रकाश किरण के भीतर अनगिनत भयानक सफेद हड्डियां दिखाई दीं, और इन हड्डियों के बीच एक चिकनी पीली खोपड़ी क्रिस्टल की रोशनी से झिलमिलाती हुई सभी की नजरों में आ गई। संत की खोपड़ी। जब उन्होंने इस खोपड़ी को देखा तो तुरंत विस्मयादिबोधक गूंज उठे, और इन विस्मयादिबोधकों के बीच सभी की निगाहें अचानक Z0 महल पर पड़ गईं, क्योंकि यह फटता हुआ विशाल कुआं Z0 महल के 4 बड़े कुओं में से एक था। इस संत की खोपड़ी ले लो। अधेड़ उम्र का आदमी, जो अब केवल एक आदिम आत्मा था, तुरंत उत्साहित होकर बोला। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे पहले फटने वाला बड़ा कुआं Z0 महल का विशाल कुआं होगा, और यह पहला विस्फोट वास्तव में एक संत की खोपड़ी उत्पन्न करेगा। हुश हुश हुश! जैसे ही उसकी आवाज फैली, सैकड़ों लोग तुरंत प्रकाश की किरण की ओर दौड़ पड़े, संत की खोपड़ी को हथियाने के लिए। लेकिन इसी क्षण देव की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट प्रकट हुई। बिना एक शब्द कहे देव ने एक्सट्रीम नाइट को उठाया और वार कर दिया। भनभनाहट! जब यह वार किया गया तो शून्य लोक से एक अद्भुत गुंजन हुई, मानो वह फटने ही वाला हो, और उसके भीतर की अद्भुत लहरें भी दिखाई देने लगीं। और इन लहरों के बाद शून्य लोक से टकराती एक विशाल काली ब्लेड जैसी रोशनी प्रकाश की एक धारा में बदल गई और सीधे Z0 महल के सैकड़ों लोगों की ओर टूट पड़ी। सुबलियाओ, तुम क्या कर रहे हो? यह दृश्य देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत गुस्से से कहा, महाविस्फोट निकट है। हमने फीनिक्स संप्रदाय पर सीधा हमला नहीं किया है, पहले ही तुम्हारी जान बख्श दी है। अब यह फटता हुआ विशाल कुआं मेरे Z0 महल के कब्जे में है। क्या अब भी तुम इसे जबरदस्ती जब्त करने की हिम्मत कर रहे हो? इस संप्रदाय ने कहा था कि Z0 महल का विशाल कुआं मेरे फीनिक्स संप्रदाय को चाहिए, देव ने उदासीनता से कहा। उसकी हरकतें जारी रहीं। धमाका! हजारों फीट लंबी, आकाश को चीरती हुई, उन सैकड़ों लोगों की ओर बढ़ती हुई अद्भुत काली ब्लेड की रोशनी मानो सभी की आंखों में भर गई। इन सैकड़ों लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और उनकी हरकतें थोड़ी रुक गईं। वे इस ब्लेड की रोशनी से निकलती एक अवर्णनीय विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। इस विनाश के तहत वे प्रतिरोध करने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। अगर वे जोरदार प्रतिरोध करते तो निस्संदेह वे तुरंत मर जाते, उनके शरीर और आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाते। रोके नहीं, पहले संत की खोपड़ी ले आओ, अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। विस्फोट पूरी तरह से शुरू होने से पहले अलग अलग कुओं के मुखों से कभी कभी विस्फोट होंगे, जैसे अभी। असली महाविस्फोट तब होता है जब सभी कुएं, चाहे बड़े हों, मध्यम हो या छोटे, एक साथ फटते हैं। कुल 7 विस्फोट होते हैं,
लगभग हर 5 मिनट में एक। दूसरे शब्दों में, विस्फोट की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक वास्तविक समय कभी कभार होने वाले विस्फोटों को भी शामिल करते हुए केवल 1 घंटे से भी कम है। और विस्फोट के दौरान, चाहे वह कभी कभार होने वाला विस्फोट हो या पूर्ण विस्फोट, जब तक कोई वस्तु प्रकट होती है, वह वस्तु केवल 1 मिनट तक ही रहती है। 1 मिनट के बाद अगर वह अभी भी प्राप्त नहीं हुई है तो उसे वापस कुएं के मुख में चूस लिया जाएगा, और एक बार वापस चूस लिए जाने के बाद वह आमतौर पर अगली बार फिर दिखाई नहीं देगी। इसलिए प्रत्येक विस्फोट एक मौका है, अवधि छोटी है, और वस्तु को पहले प्राप्त करना सर्वोपरि है। यही कारण था कि ज़ेड वॉयड पैलेस ने फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने के लिए तुरंत अन्य ताकतों के साथ एकजुट नहीं हुआ, और वे अन्य ताकतें, जैसे कि जायंट आइलैंड और अन्य, भी प्रकाश की किरण देखकर हिचकिचाईं। स्पष्ट रूप से असली विस्फोट शुरू होने वाला था। अगर वे फीनिक्स संप्रदाय, वन ब्लेड पैलेस और अंबर परिवार से लड़ाई के कारण इस विस्फोट से मिलने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में देरी करते, तो यह एक घाटे का सौदा होता। विस्फोट शुरू होने वाला है, यहाँ समय की बर्बादी है, पहले पीछे हटो, नारंग ने उदास होकर कहा। युद्ध देवता संप्रदाय के सभी सदस्यों ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से पीछे हट गए और युद्ध देवता संप्रदाय के कब्जे वाले बड़े कुएं के सामने अपनी स्थिति बना ली। युद्ध देवता संप्रदाय की तरह अन्य सेनाएं भी एक-एक करके पीछे हट गईं, स्पष्ट रूप से फीनिक्स संप्रदाय के साथ यहां समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थीं। उनके जाने से ज़ेड वॉयड पैलेस फिर से अलग थलग पड़ गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव बदल गए, उसका दिल आक्रोश से भर गया, वह दांत पीसने लगा। शुरुआत में इन ताकतों की मदद से वह अभी भी एक बड़ा धोखा दे सकता था और ज़ेड वॉयड पैलेस की सुरक्षा अस्थायी रूप से सुनिश्चित कर सकता था, लेकिन अब जब ये प्रमुख ताकतें अंतिम विस्फोट की प्रतीक्षा कर रही थीं, तो ज़ेड वॉयड पैलेस तुरंत संकट में पड़ गया। तुम दोनों को भी पहले वापस जाना चाहिए, देव ने समीक्षा और कविशा की ओर देखा। दोनों ने सिर हिलाया, और जब वे दोनों पीछे हट गए तो देव ने अचानक अपने हाथ पर जोर लगाया। धमाका! एक्सट्रीम नाइट की ब्लेड लाइट सीधे नीचे आई, उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। सैकड़ों लोगों में से लगभग 200 लोग तुरंत इस ब्लेड लाइट की चपेट में आ गए। जिन पर भी यह लाइट लगी, उनके भौतिक शरीर फट गए और उनकी आदिम आत्माएं चीखते हुए बाहर निकल गईं। चिराग पहले से ही तैयार था। विशाल भक्षक दानव छाया ने अपना बड़ा मुंह खोला और उसकी हथेली ने भी झपट्टा मारकर सभी आदिम आत्माओं को जकड़ लिया। चिराग का भक्षण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने अभी तक नियमों को नहीं समझा था, इसलिए उसकी साधना केवल ड्रैगन देव लोक के शिखर तक ही पहुंच सकती थी। अगर वह भक्षण करता भी तो भी यह व्यर्थ होता। यह उस व्यक्ति के समान था जिसने भरपेट खा लिया था और अब और नहीं खा सकता था। हालांकि भक्षण करने वाले दानव छाया ने इन सभी आदिम आत्माओं को संग्रहित कर रखा था, और भविष्य में जब वह ड्रैगन संप्रभु लोक में प्रवेश करेगा, तब भी उनका भक्षण किया जा सकता था। इस समय देव के एक ही ब्लेड के प्रहार से कई शक्तियों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी हवा में हाँफने लगीं। ज़ेड शून्य महल के 200 से ज्यादा लोगों में से 60 से ज्यादा ड्रैगन देव लोक में थे और बाकी सभी ड्रैगन कोर लोक में थे। लेकिन इतनी संख्या और स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के बावजूद देव के एक ही ब्लेड के प्रहार के आगे उनमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी, यहाँ तक कि भागने की भी क्षमता नहीं थी। एक ही ब्लेड के प्रहार से 200 लोग बह गए। इतनी भयानक शक्ति बाहरी दुनिया में भी प्रारंभिक अवस्था में छद्म सम्राटों को प्राप्त नहीं हो सकती थी। मार डालो! देव की आवाज अचानक कांप उठी जब उसने कहा। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। इस समय तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक और संत शीत दिव्य रक्षक फिर से आगे बढ़े।
जहां तक उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक की बात है, उन्होंने हमले में सहायता के लिए याओ जानवरों को बुलाया। जेड शून्य महल की वर्तमान समाप्त हो चुकी शक्ति को देखते हुए जादुई क्रिस्टल तोपों पर आत्मा रत्नों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह संभव था कि 82 संत शीत दिव्य रक्षक अकेले ही उन सभी को वहां ले जाने के लिए पर्याप्त होते। वे कई सेनाएं जो मूल रूप से जेड शून्य महल की थीं और अभी भी इस स्थान की ओर बढ़ रही थीं, थोड़ी देर विचार करने के बाद सभी ने अपनी प्रगति रोक दी। उन्हें डर था कि जेड शून्य महल भविष्य में मुसीबत खड़ी कर देगा, लेकिन इस समय उन्हें अपनी मृत्यु का और भी अधिक डर था। हरामजादों, जल्दी करो और आओ। अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें रुकते देखा और उसकी आंखें अपनी आदिम आत्मा पर रक्तलाल हो गईं और वह कर्कश स्वर में दहाड़ा। हालांकि इस समय जेड शून्य महल अपनी पूर्व भव्यता खो चुका था और लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अगर ये शक्तियां उनकी मदद करना भी चाहती तो इससे उनकी मृत्यु ही होती। धमाका! अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे एक दहाड़ सुनाई दी। यह एक विशाल हथेली थी, बिल्कुल भक्षक दानव छाया की हथेली। मैंने तुम्हें पहले भागने दिया था, लेकिन क्या तुम अब भी बच सकते हो? चिराग की ठंडी खर्राटें निकलीं। वहां मौजूद सभी लोगों में तुम्हारी आवाज सबसे ऊंची है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली, इसलिए तुम्हें पहले मर जाना चाहिए। हथेली बाहर निकली और अधेड़ उम्र के आदमी की आदिम आत्मा को जकड़ लिया। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। बिना कुछ कहे उसने तुरंत एक दिव्य पत्थर निकाला और निगल लिया। लेकिन चिराग ने उसे नहीं मारा, वह तो बस उसे पकड़कर रखना चाहता था, इसलिए अगर उसने दिव्य पत्थर निगल भी लिया तो भी वह पूरी तरह से बेकार था। नहीं! एक तीखी गर्जना के साथ भक्षक दानव छाया ने उसकी आदिम आत्मा को एक ही घूंट में निगल लिया और उस अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। तारों वाले आकाश के दिव्य रक्षक, जेड शून्य महल के अवशेषों का पीछा करो। संत शीत दिव्य रक्षक, उस संत की खोपड़ी हासिल करो। देव ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक, बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक, नगर ड्रैगन दिव्य रक्षक, सभी अलग हो जाएं और जेड शून्य महल के 4 बड़े स्रोतों पर कब्जा कर लें। जो कोई भी उन्हें छीनने की हिम्मत करे, उसे बेरहमी से मार डालो। हाँ? सभी ने जोर से जवाब दिया और बाहर निकल आए। विशाल द्वीप जैसी बड़ी ताकतें जेड शून्य महल के 4 बड़े झरनों को छीनना चाहती थीं, लेकिन पहली बात तो यह कि फीनिक्स संप्रदाय बहुत ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली था। दूसरी बात, उनके सामने के बड़े झरनों में पहले से ही गूंज उठनी शुरू हो गई थी, जो स्पष्ट रूप से एक आसन्न विस्फोट का संकेत था। अगर उन्होंने अभी कोई कदम उठाया और फीनिक्स संप्रदाय को कुछ ही समय में नहीं गिरा पाए तो विस्फोटित वस्तुएं भी गायब हो जाएंगी। ऐसे में यह मुर्गी चुराने और चावल गंवाने जैसा होगा, जो इसके लायक नहीं था। जैसे ही संत शीत दिव्य रक्षक संत की खोपड़ी की ओर दौड़े, तारों वाले आकाश दिव्य रक्षक ने बिजली की गति से जेड शून्य महल के 1000 और लोगों को दबा दिया और मार डाला। अब तक जेड शून्य महल के मन में अंतः संघर्ष करने का कोई विचार नहीं रह गया था, वे केवल जीवित रहना चाहते थे। उन्होंने अब इस तथाकथित भव्य विस्फोट पर ध्यान नहीं दिया। वे बड़े झरने पूरी तरह से फीनिक्स संप्रदाय को दे दिए गए थे। जेड शून्य महल के लोग, जिनमें पहले से ही दौड़े हुए संबद्ध संप्रदाय भी शामिल थे, बड़े झरनों के विस्फोट क्षेत्र से हटकर मध्यम और छोटे झरनों की ओर चले गए।